Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Mohammed Tahir, and I am Associate Professor of Pharmacology. Today's topic is absorption of drug. हमारे YouTube चैनल का नाम है ABC ऑफ फार्माकोलॉजी। आप YouTube पे जाएं और ABC ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से आप टाइप करें तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। वहाँ से भी आप अपने लेक्चर वगैरह जितने भी हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे अपने कमेंट्स भी आप दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स के मुताबिक इंशाल्लाह लेक्चर्स को मॉडिफाई करूँगा। जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें आप मुझे बताएंगे उसको मैं सीरियसली उसको देखूँगा और उस पर आपको अपनी राय भी बताऊँगा। तो व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन जो है वो फार्मेकोकाइनेटिक का जो पहला वो है टॉपिक है, दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर तीसरा मेटाबॉलिज्म है, और थर्ड पे एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन होती है। तो ये मैंने आपको फार्माकोलॉजी की जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें भी बताया था कि फार्मेको काइनेटिक्स को हम चार प्रोसेस में डिवाइड करते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है एडमी। ठीक है, ADME, एडमी। और व्हाट इज फार्मेकोकाइनेटिक्स? फार्मेकोकाइनेटिक, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या काम करती है। पहले एडमिनिस्टर करेगी ड्रग को, फिर उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी प्लाज्मा में, टिश्यूज़ में, इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में, पेरिफेरी में और ब्लड के दौरान। फिर ड्रग को लिवर में, जीआईटी में मेटाबोलाइज करेगी और अल्टीमेटली किडनीज के थ्रू उस ड्रग को बाहर एक्सपेल कर देगी। ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे आज। मैंने आपको बताया था कि पहले 2-3 क्लासेस ज़रा बोरिंग सी होती है। आज इंशाल्लाह मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा और आप लोगों को सुनने में और इस चीज़ को समझने में मज़ा आएगा कि असल फार्माकोलॉजी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन, आयन ट्रैपिंग क्या है, उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इंटेरोहेपेटिक रिसाइक्लिंग, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेरोहेपेटिक रिसाइक्लिंग, एंड व्हाट आर द स्पेशल या स्पेसिफिक factors which affect the absorption of the drug from GIT। तो एब्जॉर्प्शन पहले हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले या इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको इस डायग्राम पे लेके जाता हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, बार बार हमें ये डायग्राम जनरल फार्माकोलॉजी के हवाले से जो है ना बार बार हमें ये आएगी और हमने इसको समझना भी है एक मर्तबा और इसको याद भी रखना है। अब ओरल कैविटी के थ्रू, ओरल रूट के थ्रू अगर कोई भी ड्रग आप देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 100 मिलीग्राम की कोई भी ओरल ड्रग आप देते हैं, तो स्टमक में जाने के बाद ये आपको पहले भी मैंने बताया था हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, HPV के थ्रू ड्रग जाती है लिवर में। लिवर में जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ ड्रग परसेंटेज की यहाँ स्टमक में भी मेटाबोलाइज हो जाती है, और थोड़ी परसेंटेज ऑफ द ड्रग जब फर्स्ट टाइम आती है लिवर में तो वो मेटाबोलाइज हो जाती है। अगर इस 100 mg की टैबलेट को मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जैसे 5 मिलीग्राम यहाँ पे मेटाबोलाइज हुई ड्रग, और बाकी 95 मिलीग्राम हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में पहुंची है। अब लिवर ने क्या किया कि उसकी जो 15 मिलीग्राम है, यानी बड़ा पोर्शन लिवर ने मेटाबोलाइज किया। तो 15 + 5 20 मिलीग्राम, ये दोनों जीआईटी में, स्टमक में और लिवर में मेटाबोलाइज हो गई है। वहाँ से ड्रग जाती है ब्लड के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में या हार्ट में। तो ये हार्ट दिखाया हुआ है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम। सर्कुलेशंस को समझ लें, ब्लड समझ लें, हार्ट समझ लें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन समझ लें, प्लाज्मा समझ लें, कुछ भी समझ लें इन सारी टर्मिनोलॉजीज में। तो 80 मिलीग्राम जो ड्रग है वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ चुकी है। ठीक है, वहाँ से ड्रग जाती है ब्लड के थ्रू, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू पेरिफेरी तक। माइक्रो जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, ड्रग को लेके जाती हैं। अब ड्रग जब अपने पेरिफेरीज में जाती हैं तो वहाँ पे उसके अपने रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। ठीक है जी।
अब रिसेप्टर्स पे वो जाके एक्ट करती हैं और एक्ट करने के बाद जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिस्पॉन्स है उसका जो भी इफ़ेक्ट है वो ड्रग अपने सेल्स में टिश्यूज़ में ऑर्गन में जाके अपना एक्शन परफॉर्म करवाने के बाद वापस ब्लड के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आती है, यानी छोटे माइनर कैपिलरीज आर्टीरियोल्स के थ्रू वापस ब्लड में आती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आती है। वहाँ से ड्रग वापस जाती है लिवर में मेटाबोलाइज होने के लिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, या तो बाइल के थ्रू वो ड्रग निकलेगी इनएक्टिवेशन के बाद, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, या किडनीज के थ्रू यूरिन में निकलेगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। इट इज द मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज द ओरल कैविटी। तो ओरल रूट के थ्रू आपने ड्रग दी 100 mg की टेबलेट। द मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन to the blood, to the systemic circulation, to the plasma. This movement of a drug from the site of administration to the systemic circulation is known as absorption of the drug. So, what is absorption of the drug? Absorption can be defined as the process by which the drug moves from its site of administration into the systemic circulation. तो बाकी तो मैंने आपको देखें ये भी बता दिया है कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म कैसे होगी, फिर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में ड्रग का आना और जाना, ठीक है। दिस रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट आपको मैं इन चार प्रोसेस का एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन का एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि इस डायग्राम के थ्रू आप चारों चीज़ों की डेफिनेशन, चारों टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन आप सीख सकते हैं। So the movement of a drug from administration of site of administration to the systemic circulation is absorption. The movement of a drug, the reversible movement of a drug, देखें ड्रग प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल टिश्यू की तरफ जा रही है और इंटरस्टिशियल टिश्यू से वापस जा रही है ब्लड में। सो ये वन वे नहीं, ये टू वे ट्रैफिक है। सो दिस रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम प्लाज्मा टू interstitial fluid and interstitial fluid to plasma is the reversible movement of a drug from blood to the interstitial fluid is called distribution of drug. So what is metabolism? Metabolism is the chemical alteration of a drug for elimination. यानी लिवर ने क्या किया है ड्रग को केमिकली चेंज करके बाइल के थ्रू या किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट करवाना है। व्हाट इज एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग? इट इज सिंपली, आप इस लेवल पे आप सिंपल ये याद रख लें कि इट इज द रिमूवल ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द बॉडी टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बस एलिमिनेशन वो चीज़ है जब ड्रग अपना काम कर चुकी है, लिवर में आके मेटाबोलाइज हो चुकी है, केमिकल ऑल्टरेशन हो चुकी है इसकी, उसके बाद ड्रग ने बाइल के थ्रू, फीसिस में, ठीक है, स्टूल में या किडनीज के थ्रू यूरिन में ही निकलना है। So this removal of a drug from kidneys or liver into the bile or urine is called excretion या elimination of the drug। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ों की, चारों फार्मेकोकाइनेटिक प्रोसेसेस की आपको समझ आ गई होगी। ये भी एक डायग्राम में इसको ग्राफिकली थोड़ा सा बताया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन हुई, फिर ड्रग की फ्री मूवमेंट होती है, बाउंड और अनबाउंड ड्रग की मूवमेंट होती है, ये मैं आपको सारा बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन बताया हुआ है बेसिकली, टिश्यूज़ में जाके रिजर्वायर के तौर पे काम करती हैं ड्रग। सो ये मूवमेंट भी डिस्ट्रीब्यूशन ही कहलाएगी। फिर ड्रग जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो अपने रिसेप्टर साइड पे जाके अपना काम करेगी, उसके बाद वापस आएगी ड्रग इसी प्लाज्मा के थ्रू, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में या किडनी में या जीआईटी में एब्जॉर्ब बायो ट्रांसफॉर्म होने के लिए, मेटाबॉलिज्म होने के लिए, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जरिए किडनी से या लिवर से बाहर बॉडी से निकलेगी। सो इट इज़ अ स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग, और साइट ऑफ एक्शन भी बताया हुआ है कि ड्रग कहाँ अपने रिसेप्टर के पास काम करेगी। ये भी वही है, आप देख सकते हैं कि ये फार्मेकोकाइनेटिक प्रोसेस बताए हुए हैं, ये फार्मेको डायनेमिक प्रोसेस है।
अब अगर इस डायग्राम में आप देखें जो मैंने खुद ड्रॉ की है, ये जो काम हो रहा है रिसेप्टर्स के साथ, ड्रग का रिसेप्टर्स के साथ, ये जो एक छोटा कोने पे बताया हुआ है, ये है फार्माकोडायनेमिक प्रोसेस। अब फार्माकोडायनेमिक प्रोसेस ये है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ये ड्रग है। अब किसी भी बॉडी के सेल के साथ, किसी बॉडी के रिसेप्टर के साथ वो क्या कर रही है, ड्रग यहाँ पे अटैच हो जाएगी और इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, जिसके नतीजे में ये सेल या तो एक्टिव हो जाएगा या इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से जितने भी सेल्स हैं यहाँ पे, जाहिर सी बात है तमाम सेल्स के ऊपर यही सेम ड्रग जाके लग रही है रिसेप्टर्स के ऊपर। उस तमाम टिश्यू को या उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगी वो ड्रग, या उस ऑर्गन को इनहिबिट करेगी और अपना एक्शन परफॉर्म करके, जिसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं फार्माकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में, वो करके ड्रग यहाँ से वापस ब्लड में आएगी, हार्ट की तरफ जाएगी, प्लाज्मा में जाएगी और वहाँ पे फिर लिवर के थ्रू, मैंने आपको बताया, या किडनीज के थ्रू बॉडी से निकल जाएगी। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ जीआईटी? दो फैक्टर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं कि फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग, फैक्टर्स रिलेटेड टू पेशेंट या बॉडी। अब नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है। जब आप नेक्स्ट हम स्लाइड पढ़ेंगे, देखेंगे उसको, तो ये चीज़ बार बार आएगी। तो यहीं से ही आप समझ लें कि इसका क्या मकसद है। ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड अनआयनाइज्ड इन सेम मीडियम बट द ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड इन ऑपोजिट मीडियम। अब ये दो लफ्ज़ मैंने ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं और स्लैश मैंने इसमें लिखा हुआ है। एब्जॉर्प्शन का मतलब अनआयनाइज्ड है, अनआयनाइज्ड का मतलब होता है एब्जॉर्ब ड्रग। अब इसका क्या मतलब है, जब मैं आपको कहूँगा कि ये फलानी ड्रग, एसिडिक ड्रग या बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। अनआयनाइज्ड का मतलब ये होता है कि वो ड्रग अब एब्जॉर्ब हो चुकी है, यानी वो ब्लड में आ चुकी है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके उस ब्लड तक जो उसकी मूवमेंट है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। यानी ये दोनों टर्मिनोलॉजीज का मतलब एक ही है। अगर मैं अनआयनाइज्ड कहता हूँ, या आपको किताब में, बुक में, या टीचर आपको कहता है अनआयनाइज्ड फॉर्म, तो आप समझ लीजिएगा कि वो एब्जॉर्ब ड्रग की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो ड्रग्स आप दे रहे हैं, चाहे वो एसिडिक ड्रग्स हो या बेसिक ड्रग्स हो, अगर मैं कहता हूँ वो ड्रग्स एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, तो उसका मतलब है कि वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं। अब ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन सेम मीडियम, ठीक है, ड्रग्स आर एब्जॉर्ब या ड्रग्स आर अनआयनाइज्ड इन सेम मीडियम बट दे आर एक्सक्रीटेड इन अपोजिट मीडियम। इसका मतलब ये है एग्जांपल के तौर पे कि एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम बट द सेम ड्रग एसिडिक मीडियम की जो एसिडिक ड्रग है दे आर एक्सक्रीटेड इन अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम। इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि बेसिक ड्रग्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं बेसिक मीडियम में बट दे आर एक्सक्रीटेड इन एसिडिक मीडियम। अब इसका मकसद और मज़ीद आपको मैं डिफाइन कर देता हूँ। जैसे अब एस्प्रिन है, एस्प्रिन को समझा जाता है एक एसिडिक ड्रग। ठीक है। जब ये आप इंजेस्ट करते हैं, आप टैबलेट खाते हैं, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, दो तीन टैबलेट्स आप पानी में डालते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं और आप पी लेते हैं सर दर्द के लिए या बॉडी के किसी भी पेन के लिए, या इन्फ्लेमेशन के लिए, या कोई भी इसका पर्पज़ हो, तो वो ड्रग क्या होती है कि वो स्टमक में जाती है। स्टमक का जो एनवायरनमेंट है, स्टमक का जो पीएच है, दैट इज एसिडिक। ड्रग की जो पीकेए है वो भी एसिडिक ही है, 3.5। और जो स्टमक की पीएच है वो 1.9 टू 3.5 के करीब करीब होती है। ठीक है। तो आप 3 समझ लें, और 3.5 जो है एस्पिरिन का पीकेए है। ठीक। तो ड्रग की एसिडिटी और बेसिसिटी हम पीकेए से हम मालूम करते हैं। अगर किसी ड्रग की जो पीकेए है वो कम है, यानी 1 to 6 है या 1 to 5 है, तो वो बेसिक ड्रग्स कहलाएंगी, 7 से नीचे नीचे। अगर किसी ड्रग की पीकेए 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, अप टू 14, तो वो बेसिक ड्रग कहलाएंगी। ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। तो ड्रग एस्प्रिन आपने इंजेस्ट की जिसका पीकेए 3.5 है, स्टमक का पीएच 3 के करीब है, तो वो ड्रग जाएगी अपने एसिडिक एनवायरनमेंट में, जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर इसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है किसी को, यानी कोई बच्चा या कोई बंदा
गलती से बहुत सारी दवा खा लेता है या सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, एसिडिक ड्रग को बॉडी से बाहर निकालने के लिए किडनीज की जो पीएच है वो हम क्या कर देंगे, अल्कलाइन कर देंगे, बेसिक कर देंगे उसको। सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे ऐसे पेशेंट को ओरली या इंजेक्टेबल, तो वो क्या होगा, जो यूरिन का पीएच है वो अल्कलाइन हो जाएगा। तो ड्रग्स जब किडनीज के थ्रू वापस रीअब्जॉर्ब होने के लिए वापस जाएंगी ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए, रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, तो अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, उसको अपोजिट मीडियम मिलेगा। एसिडिक ड्रग को, एस्प्रिन को अल्कलाइन मीडियम आपने प्रोवाइड कर दिया बाय सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो वो ड्रग वहां से रीअब्जॉर्ब नहीं होगी बल्कि एक्सक्रीट हो जाएगी। तो एसिडिक ड्रग यानी एस्प्रिन की अगर कोई टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसको आपने अल्कलाइन मीडियम दे के यूरिन में, किडनीज में उसको बाहर आप निकाल सकते हैं। इस पूरे उसका मतलब ये हुआ है कि ये आपको अब समझ आ जानी चाहिए ये बात, ठीक है जी। तो दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग्स, फैक्टर्स रिलेटेड टू बॉडी। तो अब हम पढ़ेंगे, जैसे अब एग्जांपल्स हैं, सैलिसाइलेट्स, बारबिचूरेट्स, ये दोनों एसिडिक ड्रग्स हैं। दे आर प्रीडोमिनेटली अनआयनाइज्ड, ये देखें अनएब्जॉर्बेबल ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ये अनआयनाइज्ड का मतलब है एब्जॉर्बेबल ड्रग। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अनआयनाइज्ड का मतलब ये नहीं होता कि ये ड्रग अनएब्जॉर्बेबल है, ठीक है। उसके लिए अनएब्जॉर्बेबल ड्रग के लिए आयनाइज्ड ड्रग का इस्तेमाल होता है, आयनाइज्ड टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको मजीद। सेलिसाइलेट्स जो एनसेड्स हैं, एंड बारबिचूरेट्स आर प्री, ये एसिडिक ड्रग्स हैं एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड, दे आर अनआयनाइज्ड इन गैस्ट्रिक जूसेस एंड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। तो मैंने कहा कि एसिडिक ड्रग्स एसिडिक इन्वायरमेंट में जाके एब्जॉर्ब होती हैं। अगर इन्हीं ड्रग्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट पेशेंट को दे दें, किडनीज के थ्रू ये दोनों बाहर निकल जाएंगी। While basic drugs, example morphine, quinine, are absorbed only on reaching the duodenum. duodenum को जो pH है वो अल्कलाइन है। ये दोनों ड्रग्स भी क्या हैं, अल्कलाइन है, बेसिक ड्रग्स हैं, ठीक है जी। अब इसको आप समझ लें इस टर्मिनोलॉजी को, यानी एब्जॉर्बेबल ड्रग्स को वर्सेस नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स। ये बहुत अच्छी एक टेबल मैंने बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फार्माकोलॉजी के, अगर आपको ये यहाँ पे समझ नहीं आए तो स्पेशल फार्माकोलॉजी में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो एब्जॉर्बेबल ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, जिनके ऊपर पोल नहीं लगा होता, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं लगे होते। नॉन पोलर ड्रग्स आर एब्जॉर्बेबल ड्रग्स। अनचार्ज्ड ड्रग्स, यहाँ पे आर नहीं लिखा हुआ लेकिन आप समझ लें इसको, ये चार्ज अनचार्ज ड्रग्स हैं। सो एब्जॉर्बेबल ड्रग्स आर नॉन पोलर ड्रग्स, जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं लगे होते हैं। अनचार्ज ड्रग्स, पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं लगे होते हैं। अनआयनाइज्ड ड्रग्स, एब्जॉर्बेबल ड्रग्स को और अनआयनाइज्ड ड्रग्स को मैंने दोनों को ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ताकि एक चीज़ आपकी मेमोरी में बैठ जाए कि एब्जॉर्बेबल ड्रग्स आर अनआयनाइज्ड ड्रग, एब्जॉर्बेबल ड्रग्स आर अनआयनाइज्ड ड्रग। और ये चीज़ आप समझ लें, सिर्फ एक को याद रख लें, दूसरे को वैसे ही आपको ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा कि नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स के लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है दैट इज आयनाइज्ड ड्रग्स, ठीक है। जो एब्जॉर्बेबल ड्रग्स होती हैं वो डिफ्यूजिबल होती हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं, वो लाइपोफिलिक ड्रग्स होती है, और उसके साथ साथ कुछ न कुछ उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी भी होनी चाहिए एब्जॉर्बेबल ड्रग्स की। प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्बेबल, ये एक आगे स्लाइड आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिक ड्रग्स की जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो ही क्यों एब्जॉर्बेबल है, और बेसिक ड्रग्स की नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म क्यों एब्जॉर्बेबल ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये याद रख लें कि एब्जॉर्बेबल ड्रग्स आर अनआयनाइज्ड ड्रग्स, ठीक है। एब्जॉर्बेबल ड्रग्स डोंट हैव पोल्स, दे आर नॉट चार्ज्ड, ठीक है। दे आर डिफ्यूजिबल ड्रग्स, दे आर लाइपोफिलिक ड्रग्स विद समवट एक्वस सॉल्युबिलिटी। नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स क्या होती हैं, उनके ऊपर पोल लगे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल लगे होते हैं, वो चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऐसी ड्रग जो नॉन एब्जॉर्बेबल होती हैं उनको हम कहते हैं आयनाइज्ड ड्रग्स। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स नॉन एब्जॉर्बेबल होती हैं, वो आयनाइज्ड ड्रग्स होती हैं, ठीक है। नॉन डिफ्यूजिबल ड्रग्स नॉन एब्जॉर्बेबल होती हैं, जाहिर सी बात है। जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो भी आयनाइज्ड ड्रग्स होती हैं।
बहुत ज़्यादा पानी से डरने वाली ड्रग्स भी नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स होती हैं या आयनाइज ड्रग्स होती हैं। और वेरी हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग होती हैं वो भी नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग होती हैं। ठीक है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग्स? कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग, पहला जो फैक्टर है। मॉलिक्यूलर साइज, फिजिकल स्टेट, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, लिपिड सॉल्युबिलिटी। ठीक है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इस नेक्स्ट स्लाइड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, बाकी फैक्टर्स हम बाद में करेंगे। जो डिपेंडेंट है pKa ऑफ द ड्रग पे और pH ऑफ द मीडियम पे। फिर केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग है, फिर है इंटेरिक कोटिंग ऑफ द ड्रग। सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को समझने के लिए आपको एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग्स की जो केमिकल रिएक्शन है वो आपने समझना है। एसिडिक ड्रग्स जिसको हम HA से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी ये एक एसिडिक ड्रग है HA। इट रिलीजेज अ प्रोटॉन causing a charge anion A टू फॉर्म। अब ये एसिडिक ड्रग है, ये जब आप किसी मीडियम में आप डालेंगे, किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने प्रोटॉन में और एनाइन फॉर्म में। ये जो है एन आयनिक फॉर्म कहलाती है ड्रग की, एसिडिक ड्रग की। अब मैंने आपको बताया था कि जो एब्जॉर्बेबल ड्रग्स होती हैं वो उसको हम कहते हैं अनआयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन में आप देखें कि ड्रग के किन किन तीन, अब एक ये ड्रग है, एक ये है, एक ये है, इसके दो हिस्से हैं और ये कंप्लीट एसिडिक ड्रग है बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसॉल्व होने से पहले पहले। आप सिंपली अब देखें कि किसके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं। क्या इसके ऊपर चार्ज है? इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है। डिसोसिएट होने से पहले। अब इस पे आप आ जाएं, इसके ऊपर जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। जो एन आयन फॉर्म है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आपने सिंपली ये देखना है कि एसिडिक ड्रग का कौन सा फॉर्म एब्जॉर्बेबल है, कौन सा फॉर्म अनआयनाइज्ड है। तो जाहिर सी बात, ये ग्रीन कलर में आपको बताया था यहीं पे, ये देखें, एब्जॉर्बेबल ड्रग्स अनआयनाइज्ड होती हैं। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि इस ड्रग, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये फॉर्म इसकी एब्जॉर्बेबल होगी। अब ये फॉर्म क्या कहलाती है? यानी फार्माकोलॉजी में, केमिस्ट्री की दुनिया में इस ड्रग को हम कहते हैं प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ एसिडिक ड्रग। प्रोटोनेटेड हम क्यों कहेंगे? क्योंकि प्रोटॉन इस एसिडिक ड्रग के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये फॉर्म नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म है इसकी। ठीक है। ड्रग की डिसोसिएट होने के बाद एनाइन अलग हो गया जिसके ऊपर चार्ज है, प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज है। अब ये एक फॉर्म बच गई जो कि एब्जॉर्बेबल है, जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो एसिडिक ड्रग्स की जो प्रोटोनेटेड फॉर्म में अनचार्ज है, ये देखें आप, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटोनेटेड है, इसके साथ प्रोटॉन लगा हुआ है, जिसको हम HA के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैन परमिएट थ्रू दी मेम्ब्रेन एंड ए कैनॉट। ये भी नहीं होगा क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ना ये फॉर्म सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, ना ये कर सकती है। अब आ जाएं बेसिक ड्रग पे। बेसिक ड्रग के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ बेसिक ड्रग के ऊपर चार्ज लगा हुआ है पॉजिटिव का। ये जब डिसोसिएट होगी तो बी में कन्वर्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी ये ड्रग। वीक बेसिस कैन आल्सो रिलीज एन प्रोटॉन, हाउएवर द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ द बेसिक ड्रग इज यूजुअली चार्ज। ये देखें, ये बेसिक ड्रग है और इसके साथ जो प्रोटॉन लगा हुआ है प्रोटोनेटेड फॉर्म है, डिसोसिएट होने से पहले उस उस फॉर्म पे प्रोटॉन, उस फॉर्म पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। एंड द लॉस ऑफ प्रोटॉन प्रोड्यूसेस द अनचार्ज्ड बेस। जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो डिसोसिएट होने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद, ये हाइड्रोजन आयन में, ठीक है, प्रोटॉन में और बेस में कन्वर्ट होगा। अब ये जो फॉर्म है जो ग्रीन कलर का है, जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं लगा हुआ, दिस फॉर्म ऑफ बेसिक ड्रग विल बी एब्जॉर्बेबल फॉर्म। दिस फॉर्म ऑफ द बेसिक ड्रग विल बी अनआयनाइज्ड फॉर्म, अनचार्ज्ड, नॉन प्रोटोनेटेड। अब इसके साथ कोई प्रोटॉन नहीं लगा हुआ, एसिडिक ड्रग की तरह यहाँ पे प्रोटॉन नहीं लगा हुआ। So this form, this uncharged, non-protonated form of
basic drug B penetrate through the cell membrane, but the protonated form BH plus ये फॉर्म कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। ये क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सिर्फ ये जो नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म है बेसिक ड्रग्स का, वो इस काबिल होगा कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये अब आपको क्लियर हो गई होगी ये बात कि सेल मेम्ब्रेन को एसिडिक ड्रग्स की कौन सी फॉर्म परमिएट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, क्रॉस करेगी, और बेसिक ड्रग की कौन सी फॉर्म क्रॉस करेगी सेल मेम्ब्रेन को एब्जॉर्ब होने के लिए। रिलेशनशिप ऑफ द पीएच एंड पीकेए। मैंने आपको बताया ना कि पीकेए ड्रग का होता है और पीएच उस मीडियम का होता है जहाँ पे उसने एब्जॉर्ब होना है। ड्रग्स बेटर एब्जॉर्ब इन देयर अनआयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है। अब ये एसिडिक ड्रग है, इसकी ये जो फॉर्म है ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, ये अनआयनाइज्ड फॉर्म है। पीके इज द नेगेटिव लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। यानी पीकेए ड्रग का होता है मैंने आपको बताया, और पीएच उस उस मीडियम का होता है जहाँ पे उसने एब्जॉर्ब होना है। जैसे एसिडिक ड्रग्स स्टमक में एब्जॉर्ब होती हैं, बेसिक ड्रग्स इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं। जनरली द एसिडिक ड्रग्स हैव लोअर पीकेए वैल्यू। एस्पिरिन की यहाँ पे एसिडिक ड्रग्स बताई हुई है। ठीक है, एसिडिक ड्रग्स लिवोडोपा है, इसके पीकेए 2.3 है, एस्पिरिन की पीके 3.5 है। अब ये आप देखें इस सेल मेम्ब्रेन को, ये एक सेल मेम्ब्रेन बताई हुई और वीक एसिड या एसिडिक ड्रग्स बताई हुई। अब जो एसिडिक ड्रग है जिसके ऊपर यानी HA है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं लगा हुआ, तो ये वाली फॉर्म सेल मेम्ब्रेन को देखें इजीली क्रॉस कर रही है। ठीक है, बॉडी के किसी भी कंपार्टमेंट से किसी भी सेल मेम्ब्रेन को ये आराम से क्रॉस कर सकती है। तो इससे भी आप वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ए देखें, जो एनाइन फॉर्म थी वो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, ये एब्जॉर्ब के काबिल नहीं है। ना ये एब्जॉर्ब होगी, ना ये फॉर्म एब्जॉर्ब होगी इसकी। ओनली HA which is the protonated form of acidic drug will be unionized, will be absorbable drug. Drugs better absorb in their unionized form. अब बेसिक ड्रग्स का बताया हुआ है। लेकिन बेसिक ड्रग्स की ये जो फॉर्म है, जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है, ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, एरो दिखाया हुआ है डॉटेड फॉर्म में, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रही। तो बेसिक ड्रग जब डिसोसिएट हो जाएगी प्रोटॉन में और बेस में, तो ये जो बेस है ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी और अंदर आएगी। किसी भी बॉडी के कंपार्टमेंट में ये जा सकती है, किसी भी सेल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर सकती है। जनरली द बेसिक ड्रग्स है हाइयर पीकेए वैल्यूज। एग्जांपल एट्रोपिन का बताया है। ठीक है, एट्रोपिन हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिटेल से पढ़ेंगे। 9.7 पीकेए होता है, जबकि मेटोप्रोलोल का जो पीके है दैट इज 9.8। मैंने आपको बताया ना पीकेए ड्रग का होता है, पीएच मीडियम का होता है। अब ये ड्रग्स इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, लेवोडोपा और एस्पिरिन यूजुअली स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होती हैं क्योंकि इनका पीकेए कम है, ये एसिडिक ड्रग्स हैं। एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम, स्टमक में, while these are the basic medium, these are the basic drugs and they will be absorbed in the intestine, जिनका जो पीएच है वो ऑलमोस्ट 8 के करीब है इंटेस्टाइन के पीएच। अब ये एक रिलेशन बताया हुआ है, ये अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। पीकेए का पीएच के साथ कंपैरिजन करके बताया हुआ है। अगर हम पीएच को पीकेए के इक्वल रखते हैं तो कितनी ड्रग एब्जॉर्ब होगी, अगर पीएच को हम पीकेए से कम करेंगे तब कितनी ड्रग एब्जॉर्ब होगी, और अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो तब कितनी होगी। तो ये तीन सिनेरियो बताए हुए हैं आपको ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को समझाने के लिए। अब हम सपोज करते हैं कि अगर हम पीएच को पीकेए के साथ इक्वल रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा। The pK is numerically equal to the pH at which the drug is 50% ionized and 50% unionized. If acidic drugs like pKa, एस्पिरिन का हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं जिसका pKa 3.5 है, और आप उसको किसी पेट्री डिश में किसी कंटेनर में रखते हैं और उस कंटेनर का जो pH है, जो उसका मीडियम है, उस मीडियम का, उस सॉल्यूशन का, वो भी 3.5 ही है। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या एसिडिक ड्रग जिस एस्पिरिन की एग्जांपल ले रहे हैं कितनी परसेंट एब्जॉर्ब होगी उसी मीडियम में जिसका पीकेए भी ड्रग का 3.5 है और पीएच ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस उसका भी 3.5 है।
तो होगा क्या कि 50% ड्रग आयनाइज्ड हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, 50% एब्जॉर्ब नहीं होगी। अब हम पीएच को मजीद कम कर देते हैं, 1 डिग्री कम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें, इफ द पीएच इज डिक्रीज बाय 1 यूनिट। अब आपने पीएच जिस एब्जॉर्प्शन जो ड्रग यानी जो एस्प्रिन है, वो जिस कंटेनर में जाके एब्जॉर्ब होगी, जिस पेट्री डिश में जाके एब्जॉर्ब होगी, जो मीडियम आपने प्रोवाइड कर दिया है, उस मीडियम का पीएच आपने 2.5 कर दिया है, ठीक है। तो if an acidic drug such as aspirin is put in a medium of 2.5, एक एसिडिक ड्रग के लिए आपने बहुत ज़्यादा यानी 1 डिग्री कम आपने जो मीडियम है वो आपने प्रोवाइड कर दिया है, एसिडिक एनवायरनमेंट आपने प्रोवाइड कर दिया है एज कम्पेयर टू दिस केस, ठीक है, जिसमें पीके पीएच के बराबर था। तो 90% ऑफ द ड्रग विल बी आयनाइज्ड, सॉरी अनआयनाइज्ड। So 90% of the drug will be in protonated form or unionized or absorbable form. Thus, more acid is absorbed in acidic drug in acidic medium. So acidic drugs ज़्यादा acidic environment में ज़्यादा absorb होती हैं। अगर इसी का pH फॉर एग्जांपल 2.5 के बजाय मैं 1.5 कर दूं, तो हो सकता है कि ये 95 या 97 या 98% एब्जॉर्ब हो जाए। और मज़ीद इसको मैं कर दूं 1.5 के बजाय 1 डिग्री और नीचे कर दूं, 0.5 कर दूं पीएच, तो 100 की 100% ड्रग एब्जॉर्ब हो सकती है इसमें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हम पीएच को 1 यूनिट ज़्यादा रखते हैं, जैसे इस केस में बताया हुआ है, इफ़ द पीएच इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, फिर क्या होगा? दस द आयनाइज्ड फॉर्म इंक्रीजेज, unabsorbable form ज़्यादा हो जाएगी। when acidic drug is placed in more basic medium and hence it is less absorbed। तो ये मैंने आपको बताया कि जितनी आप किसी भी ड्रग की एसिडिक ड्रग को ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे इस केस में है, इस केस में लास्ट वाले केस में, तो ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। अगर बेसिक एनवायरनमेंट आप देंगे, जैसे पीकेए ड्रग का जो पीएच है वो 3.5 है, आपने 4.5 मीडियम में इसको रखा, तो ड्रग कम एब्जॉर्ब होगी, 50% से कम होगी। हो सकता है 10% हो सकता है 25% हो, 30% हो, लेकिन 50% से कम होगी, ये तो श्योर, ठीक है। तो अगर आपने उसका पीएच और पीके दोनों सेम रखा हुआ है, तो 50% एब्जॉर्ब होगी। अगर आपने पीएच को मजीद कम कर दिया, 1 डिग्री नहीं है बल्कि 2 डिग्री कर दिया, तो मोर देन 90% होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग। अब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है, हायर द कंसंट्रेशन द मोर द ड्रग विल बी एब्जॉर्ब। जितनी ज़्यादा आप ड्रग इंजेस्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, उतनी ही ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ब्रूफिन सिरप है, आइबुप्रोफिन, वो आप किसी बच्चे को 1 चम्मच देते हैं, एक बच्चे को आप 2 चम्मच देते हैं, 4 चम्मच देते हैं, तो ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो 4 चम्मच वाले बच्चे में ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। कंसंट्रेशन आप जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्वांटिटी आप जितनी ज़्यादा देंगे, ड्रग की एब्जॉर्प्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ड्रग। जितनी ड्रग की मॉलिक्यूलर साइज कम होगी, उतनी ही वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी। सिंपल से रूल्स हैं, सिंपल वो हैं बातें हैं, जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ें थी वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। स्मॉलर द मॉलिक्यूलर साइज द ग्रेटर विल बी एब्जॉर्प्शन। रिडक्शन इन पार्टिकल साइज इंक्रीजेज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्प्रिन, जो माइक्रो फाइन टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। तो जितना मॉलिक्यूलर साइज कम होगा, उतनी ही ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होगी। फिजिकल स्टेट ऑफ अ ड्रग। अब ये आप खुद देखें कि लिक्विड्स आर बेटर एब्जॉर्ब देन सॉलिड्स। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है। जो सिरप्स हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं एज कम्पेयर टू टैबलेट्स या कैप्सूल्स। टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स कंटेन अ नंबर ऑफ अदर मटेरियल्स, जैसे डाइल्यूएंट्स होती हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं। ये उन टैबलेट्स के साथ और कैप्सूल्स के साथ इनको मिलाया जाता है, ताकि ड्रग को स्टेबल बनाया जाए ब्लड तक पहुंचाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। अब ये एक डायग्राम है, ये आप देखें। इसमें क्या बताया हुआ है कि एक ड्रग है जिसका इनर्ट कोर है, उसके बाद 70% ऑफ ड्रग इनर्ट कोर के आसपास है, फिर एक ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बताई हुई है, ये वाली रेड कलर की। उसके बाद 30% ड्रग को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बाहर रखा गया हुआ है कंपोज करने के लिए। तो ऐसी ड्रग जब आप इंजेस्ट करते हैं, आधे घंटे के बाद क्या होता है कि जो 70% जो 30% ड्रग है, सबसे पहले वो रिलीज होती है। उसके बाद जो
अप टू 6 आवर्स 6 to 8 आवर्स के बाद जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उससे नेक्स्ट 70% ऑफ ड्रग यहाँ से रिलीज होनी शुरू हो जाती है, जिसका एक कंटिन्यूस इफेक्ट आ रहा होता है. सो पैटर्न ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द ओरल कंट्रोल रिलीज टैबलेट कैप्सूल्स 30% ऑफ डोज आउटसाइड द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिलीज इमीजिएटली. तो ये आप देखें कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर 0.5 आवर के अंदर अंदर ड्रग रिलीज होना शुरू होगी, वाइल 70% ऑफ द डोज इज रिलीज स्लोली थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओवर द नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स. ये देखें, ये 70% नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स में रिलीज होनी शुरू हो गई है. अब बकाया कौन से फैक्टर्स हैं जो रह गए हैं? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग, एंटेरिक कोटिंग ऑफ द ड्रग, प्रेजेंस ऑफ फूड्स, जैसे डिफरेंट फूड हम इंजेस्ट करते हैं और उसके बाद हम टैबलेट खाते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे. ये अम, पूरी स्लाइड हम डिस्कस करते हैं. व्हाट इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन? इट इज बेसिकली द रेट ऑफ ब्रेकअप ऑफ द ड्रग. The rate of breakup of tablets into drug granule is called rate of disintegration. Rate of dissolution क्या है? सॉल्यूशन में उस ड्रग के पार्टिकल्स का, ड्रग ग्रेन्यूल्स का सॉल्यूशन में जाके डिसॉल्व हो जाना. दिस इज द रेट एट विच ड्रग गोज इनटू द सॉल्यूशन. अब ये एक डायग्राम है, इससे आपको समझ आ जाएगी. ये एक टैबलेट है, इंटेक्ट टैबलेट. जो सॉलिड टैबलेट होती है हमारे हाथ में होती है, उसको हम इंटेक्ट टैबलेट कहते हैं. वो क्या होती है? डिसइंटीग्रेट हो जाती है ड्रग ग्रेन्यूल्स में. अब ये अपने हिस्सों में जाके टूट गई है. जैसे ही हमारे स्टमक में जाती है ड्रग, तो ये अपने ड्रग ग्रेन्यूल्स में जाके इसकी ब्रेकअप होती है. ठीक है. तो ब्रेकअप, द रेट ऑफ ब्रेकअप ऑफ टेबलेट इनटू ड्रग ग्रेन्यूल्स का डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. उसके बाद ये क्या मजीद अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ड्रग पार्टिकल्स में जाके टूटती हैं. अब ये वाली डायग्राम, इस वाली को आप समझें, फिर इसको समझें और इसको समझें. इंटेक्ट जो टैबलेट है, उसका जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? ड्रग इनटू सॉल्यूशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके बाद जाके ये एब्जॉर्ब हो गया. तो जीआईटी में मौजूद जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जो फ्लूइड हैं, जब ड्रग वहां तक पहुंचती है और उसमें जाके गैस्ट्रिक फ्लूइड्स में डिसॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन. अब ये जो इंटेक्ट टैबलेट है, इसकी जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है बहुत कम होगी, लो रेट ऑफ डिसोल्यूशन, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में पड़ी हुई है. अब ड्रग ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने के बाद, ये ड्रग ग्रेन्यूल्स मॉडरेट रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगी इसकी. यानी लिक्विड्स में, जीआईटी के लिक्विड्स में, इन इसके मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसॉल्व होगी. अब यही ड्रग्स मज़ीद आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिसको डी एग्रीगेशन भी कहते हैं. तो ये वाली जो ड्रग्स हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ड्रग के, उसका जो डिसोल्यूशन होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा इनटू द गैस्ट्रिक जूसेस, वो बहुत ज़्यादा होगा. रैपिड रेट ऑफ डिसोल्यूशन, इसका मॉडरेट रेट ऑफ डिसोल्यूशन हो रहा है, इसका लो रेट ऑफ डिसोल्यूशन हो रहा है इनटू द गैस्ट्रिक फ्लूइड्स. और जैसे गैस्ट्रिक फ्लूइड्स में ये आएंगी ड्रग्स, इन तीनों फॉर्मेट में, फिर जाके एब्जॉर्ब होंगी और ब्लड में जाएंगी. अच्छा जी, केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग. कुछ ड्रग एसिडिक होती हैं, कुछ बेसिक होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया है. इंटेरिक कोटिंग होती है, कुछ ड्रग्स को हम कवर कर देते हैं ताकि स्टमक में मौजूद जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उससे उस ड्रग की वो अफेक्ट ना हो सके. तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? इंटेरिक कोटेड ड्रग्स आर सेफ फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक. जैसे एस्प्रिन है, लोपरिन के नाम से आती है पाकिस्तान में. एस्प्रिन क्या होती है कि उसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लिखा भी है, देखें, इंटेरिक कोटेड 75 मिलीग्राम एस्प्रिन. तो इन टैबलेट्स को हम क्या करते हैं, इस तरह का एक कवर कर देते हैं ताकि स्टमक में वो जो है वो यानी गैस्ट्रिक एसिड से वो डिस्ट्रॉय ना हो सके या गैस्ट्रिक इरिटेशन ना कर सकें. आगे आएगा इंटेरिक आयन ट्रैपिंग का टॉपिक आएगा इसी में, एब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में. तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एस्प्रिन स्टमक में जाके ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से वो गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है. ठीक है. और लास्ट फैक्टर क्या है? द प्रेजेंस ऑफ द फूड डाइल्यूट्स द ड्रग एंड रिटार्ड्स द एब्जॉर्प्शन.
जब हम फूड्स के साथ ड्रग्स को लेते हैं कंकमिटेंटली एक साथ लेते हैं तो क्या होता है, ड्रग्स डाइल्यूट हो जाती हैं उस फूड के साथ और उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो ज़्यादातर ड्रग्स हमारी एम्प्टी स्टमक पे ही अच्छी एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है और पेशेंट्स को भी कोशिश ये करनी है कि एम्प्टी स्टमक में मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनके लिए आपको फूड की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो बेटर एब्जॉर्ब कर सकें और स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन कम कर सकें, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट खाने के बाद लें, खाना खाने के बाद। फिर है बॉडी रिलेटेड फैक्टर्स या पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। अब एज है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, पीएच ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस है, वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेज है और सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है। एज में सिर्फ दो बातें आप याद रख लें कि छोटे बच्चों में और बड़े एज के लोगों में, यानी बचपन में और बचपन में, बचपन से मुराद ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक हो गया, किडनीज होगी, लिवर होगी, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इतने वेल डेवलप नहीं होते हैं, उनमें ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन कम होती है। जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड एज के हैं, मोर देन 60 70 ईयर्स 80 ईयर्स हैं, उनमें ऑर्गन्स की वो वाली फंक्शन नहीं होती जो जवानी में होती है, यानी लेस देन 40 ईयर्स में या लेस देन 50 ईयर्स में होती है। उनमें भी ड्रग कम एब्जॉर्ब होती हैं क्योंकि उनके ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली उनका फंक्शन कम हो रहा होता है। तो इस दोनों एज एक्सट्रीम में एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स कम होती है, ये आपने याद रखना है इस तरह से। ताकि एक चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकूँ, अब यहाँ पे मैं लिख भी सकता था लंबे लंबे पैराग्राफ, लेकिन उसका फायदा नहीं था। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने आपको बताया था कि आईवी रूट्स बेटर एब्जॉर्ब होती हैं, जाहिर सी बात है डायरेक्टली आप ब्लड में दे रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट होगी, 100% ड्रग एब्जॉर्ब होगी ब्लड में, एज कम्पेयर टू ओरल या सबलिंगुअल या रेक्टल रूट। ठीक है, तो इनकी एब्जॉर्प्शन कम होती है। पीएच ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस, मैंने आपको बताया कि एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन एसिडिक इन्वायरमेंट एंड बेसिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन बेसिक इन इंटेस्टाइन। तो जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो स्टमक में एब्जॉर्ब होंगी और बेसिक ड्रग्स मोस्टली इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं। अब वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, जहाँ से उस ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है, जितनी ज़्यादा वेस्कुलरिटी होगी, जितनी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, वो ड्रग वहाँ से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। जितनी कम होगी वेस्कुलरिटी, वो वहाँ से कम होगी। स्टमक के मुकाबले में इंटेस्टाइन की वेस्कुलरिटी ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स वहाँ से ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द स्टमक जिसमें सिर्फ एसिडिक ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है। सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, स्टमक का सरफेस एरिया इंटेस्टाइन के मुकाबले में कम है, थोड़ा है। इंटेस्टाइन में जो विलाई हैं, ठीक है, जो जिससे एब्जॉर्प्शन होती है वो कम है, इंटेस्टाइन में ज़्यादा है। तो इंटेस्टाइन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, सरफेस एरिया उसका ज़्यादा है। तो ये एक एमसीक्यू है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। लिपिड सॉल्युबिलिटी ये ड्रग की होती है, पीएच ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इंटेरिक कोटिंग। अब पीएच ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस ये बॉडी रिलेटेड है, ठीक है। बाकी तीनों जो है वो पेशेंट ड्रग रिलेटेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, यानी ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी जो है ना वो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर हैं। अब ये तीनों जो है, लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग होती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये ड्रग की होती है, इंटेरिक कोटिंग ड्रग की होती है, सिर्फ ये पेशेंट का होता है, पीएच ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आपने अलर्ट रहना है इसके लिए। मेरा ख्याल है कि लेक्चर कुछ ज़्यादा हो गया, 44 मिनट्स का हो गया है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, आयन ट्रैपिंग और इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग और स्पेसिफिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम जीआईटी और इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग। ये तीन टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है जी।